मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये क्वेश्चन क्लास 11th के लिए है चैप्टर 11 से। जो आपका चैप्टर 11 है आधुनिकीकरण के रास्ते, उस चैप्टर से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है और इस क्वेश्चन के भी एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस होते हैं। इस क्वेश्चन से, इस एक लॉन्ग क्वेश्चन से जो मैं आज आपको कराने वाली हूँ, इस एक लॉन्ग क्वेश्चन से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से रट लो, 2 बार 3 बार इस वीडियो को सुन लो ताकि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाए। मैं आज बात करने वाली हूँ डॉक्टर सन यात सेन की। डॉक्टर सन यात सेन चीन के एक क्रांतिकारी नेता थे, एक राष्ट्रवादी नेता थे। डॉक्टर सन यात सेन का जन्म 1866 में होता है और इनकी मृत्यु 1925 में होती है। इनका जो शिक्षा हुई थी वो मिशन स्कूलों में हुई थी, इसीलिए इनके जो विचार थे वो लोकतंत्रवादी विचार थे और ये ईसाई धर्म से भी अच्छी तरीके से परिचित थे। इनको आधुनिक चीन का संस्थापक कहा जाता है। इनकी जो विचारधारा थी वो जापानी विचारधारा थी और ये पश्चिम के क्रांतिकारियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए इनके विचार पश्चिमी थे। इसीलिए चीन को आधुनिक बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब क्योंकि इनकी शिक्षा मिशन स्कूलों से हुई थी और इनको ईसाई धर्म से भी परिचित होने का मौका मिला और इनके विचार भी लोकतंत्रवादी थे, इन्होंने आगे डॉक्टरी की पढ़ाई भी की और ये एक चिकित्सक बने। इन्होंने कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व संभाला। इनके जो विचार थे वही पार्टी के विचार थे। इनके विचारों ने कुओमिंतांग पार्टी के राजनीतिक दर्शन का आधार बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि इनके जो विचार थे वही कुओमिंतांग पार्टी के राजनीतिक दर्शन का आधार बने। जैसे कि इस पार्टी के ये विचार थे कि कपड़ा, खाना, घर और परिवहन, ये 4 बड़ी ज़रूरतों को इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया इस कुओमिंतांग पार्टी ने, जो कि डॉक्टर सन यात सेन के विचारों से ही प्रभावित थी। इन्हीं के नेतृत्व में औरतों की अधीनस्थता को ख़त्म करने पर जोर दिया, पैर बांधने की प्रथा को ख़त्म करने पर जोर दिया। बच्चों, जैसे ही एक लड़की का जन्म होता था उसके पैर एक अजीब तरीके से बांध दिए जाते थे ताकि उसके पैर बड़े ना हो और ज़्यादा सुंदर दिखे। छोटे पैरों को ज़्यादा अच्छा माना जाता था, लेकिन इससे लड़कियों को बहुत ज़्यादा कष्ट होता था, उनको कई बीमारियां भी लगती थी। ये उनके लिए एक तरीके की हिंसा थी। इसको ख़त्म करने की प्रथा, इसको जो ख़त्म करने पर जोर दिया वो डॉक्टर सन यात सेन ने ही दिया अपनी पार्टी के नेतृत्व में। साथ ही इन्होंने शादी में बराबरी मिलनी चाहिए औरतों पर, इस बात का भी प्रयास किया। इन्होंने जो माचू राजवंश था इसको उखाड़ फेंकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि मांचू राजवंश को विदेशी माना जाता था। इसीलिए 1911 में इस राजवंश को उखाड़ फेंका गया और चीन में 1911 में गणतंत्र की स्थापना होती है। तो ये जो गणतंत्र की स्थापना होती है ये डॉक्टर सन यात सेन के नेतृत्व में ही होती है और इस तरीके से चीनी गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सन यात सेन को बनाया जाता है, जो कि चीन के अस्थायी राष्ट्रपति थे और चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति थे। तो इस तरीके से ये जो आधुनिक चीन है इसकी स्थापना किसके नेतृत्व में होती है? इसकी स्थापना डॉक्टर सन यात सेन के नेतृत्व में होती है। हालांकि इनकी शिक्षा ईसाई धर्म से परिचित थी और मिशनरी स्कूलों में हुई थी और ये चिकित्सक थे पेशे से, लेकिन इनको चीन के भविष्य की खास चिंता रहती थी। इनका जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, मतलब ये चीन के क्रांतिकारी नेता थे ना, ये चीन के क्रांतिकारी नेता थे और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम था उस कार्यक्रम का नाम था सन मिन चुई। क्या नाम था? सन मिन चुई।
तो इस कार्यक्रम को अगर हम हिंदी में बात करें तो ये कार्यक्रम है गणतंत्र, समाजवाद और राष्ट्रवाद। गणतंत्र, समाजवाद और राष्ट्रवाद। गणतंत्र की अगर हम बात करें तो गणतंत्र एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जनता के वोट से ही राष्ट्र अध्यक्ष को चुना जाता है। तो गणतंत्र की स्थापना में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और गणतंत्र की स्थापना भी इन्होंने 1911 में की। अगर हम समाजवाद की बात करें तो समाजवाद का मतलब है जहाँ पर आर्थिक संसाधनों पर समाज का अधिकार हो, ना कि निजी व्यक्ति का। अगर हम हमारे देश की बात करें तो यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे निजी फैक्ट्रीज़, निजी स्कूल और निजी संस्थाएं भी होती हैं और गवर्नमेंट की संस्थाएं भी होती हैं। लेकिन डॉक्टर सन्याल सेन ने समाजवाद को महत्व दिया। इनके कार्यक्रमों में समाजवाद शामिल था, जिसका मतलब था कि पूंजी का नियमन किया जाए, मतलब उस पर समाज का अधिकार होना चाहिए, और स्वामित्व, भू स्वामित्व में बराबरी दी जाए, मतलब भू स्वामित्व जो है वो भी निजी व्यक्तियों के हाथों में ना हो, बल्कि इस पर भी समाज का अधिकार हो और यहाँ पर बराबरी का अधिकार हो। इन्होंने असमानता को खत्म करने पर भी महत्व दिया। और जैसे कि आप जानते ही हैं, मांचू वंश को हटाने का जो प्रयास किया गया था उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और वहाँ पे गणतंत्र की स्थापना भी की गई थी। इसीलिए इनको गणतांत्रिक क्रांतिकारी नेता कहा जाता है। इनको लोकतांत्रिक क्रांति का अग्रदूत भी कहा जाता है। जापान और पश्चिम के विचारों से क्योंकि ये प्रभावित थे, इसीलिए अपने देश को इन्होंने आधुनिक रास्ते पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे कि इस चैप्टर का नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते। बेटे इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें डॉक्टर सन्याल सेन के बारे में लिख सकते हैं, अगर आपको क्लियरली क्वेश्चन समझ में आता है तो। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता और आपको उसका आंसर नहीं पता तो आप इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें थोड़ा सा पार्ट डॉक्टर सन्याल सेन के बारे में लिख सकते हैं। तो चीन को आधुनिक बनाने में इनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका थी उसमें ये था कि आर्थिक विकास के कार्यक्रम की इन्होंने वकालत की ताकि देश में बहुत अच्छे से प्रगति की जा सके। देश के संसाधनों पर कब्जा जमाए विदेशियों को भगाने में इन्होंने अपनी विचारधारा दी, प्रयास किए और वो सफल भी हुए। इसीलिए ये इनके सन मिन चुई कार्यक्रम में शामिल था। देश के संसाधनों पर कब्जा जमाए विदेशियों को देश से भगाना, ये भी इनके कार्यक्रमों में शामिल था। असमानता घटाना, वही समाजवाद की बात हो रही है। असमानता घटाना यानी कि समाजवाद की जो बात की जा रही है वो भी इनके कार्यक्रमों में शामिल था। देश को गणतंत्र बनाना और देश में राष्ट्रवाद लाना। देश में राष्ट्रवाद यानी कि जो मांचू विदेशी राजवंश था उसको हटाना सत्ता से, राष्ट्रवाद की अगर हम बात करें तो सत्ता से उसको हटाना, और देश के संसाधनों पर कब्जा जमाए विदेशियों को भगाना, ये राष्ट्रवाद की बात है। देश को गणतंत्र बनाना और देश को समाजवाद बनाना। तो ये जो इनके 3 सिद्धांत थे, सन्याल सेन के जो 3 सिद्धांत थे, समाजवाद, राष्ट्रवाद और गणतंत्र, इसको आप सागर शब्द से याद रख सकते हैं। स यानी समाजवाद, ग यानी गणतंत्र और र यानी राष्ट्रवाद। तो बच्चों ये था डॉक्टर सन्याल सेन के ऊपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और पूरे चांसेस होते हैं कि सन्याल सेन आपकी शॉर्ट में या लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए। बच्चों मैं 11th और 12th क्लास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डालती रहती हूँ। मैं 11th क्लास की भी डालती हूँ और 12th क्लास की भी डालती हूँ। आपके एग्ज़ाम तक मैं आपके काम की लगभग सभी वीडियोस डाल चुकी होंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरे क्वेश्चंस मिलते रहें तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक मेरे बनाए हुए ये वीडियोस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस हैं ये आप तक पहुंचते रहें। आपको और किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए उन पर वीडियोस बना सकूं। तो बच्चों
आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। बाय।